अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूएसए हिस्ट्री के अंदर हमने पहले अमेरिकन रेवोल्यूशन देखा, ठीक है। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा कि वहां पे फेडरलिस्ट एंटी फेडरलिस्ट की लड़ाई हो गई, सही है, और एक एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। 1800 में इलेक्शंस हैं और थॉमस जेफरसन जो हैं वो यूएस प्रेसिडेंट बनते हैं। और यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो जब अपने इक़्तिदार में आते तो उनके दौर में क्या क्या चीजें हुई, इनकी दो टर्म्स थी, ठीक है। एक केस होता है परचेज ऑफ लुजियाना, ये आपको पास पेपर में भी मिलेगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट कॉजेज ऑफ लुजियाना परचेज। एक केस था मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसका कोई मतलब लिंक नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये शॉर्ट नोट में आया हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, 1812 से 1814 में एक वॉर हुई थी विद इंग्लैंड, उसके बारे में। तो थॉमस जेफरसन के एरा में ये तीन काम हुए थे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लुजियाना परचेज था क्या, ठीक है। देखो लुजियाना परचेज क्या है, लुजियाना जो है वो यूएसए का एक पार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लुजियाना था कहाँ। ये तो देखो कॉलोनीज हो गई। ये वाला जो एरिया था ना, अगर आप गूगल भी करेंगे, मेरे नोट्स में भी होगा ये, तो ये वाला पार्ट था लुजियाना, ठीक है। और लुजियाना किसके पास था, ये स्टार्ट में था फ्रांस के पास, फिर स्पेन के पास रहा ये। और जब ट्रीटी हुई सैन लोरेंजो की, तो उसके अंदर ये बात हुई थी कि अमेरिकन कैन ट्रेड, लेकिन स्पेन ने बाद में क्या कहा कि हम अमेरिकन को ट्रेड नहीं करने देंगे। मतलब थोड़ा सा वादा खिलाफी हो गई और वहां पे डिफरेंट नेटिव अमेरिकन वाले इश्यूज आ गए, ठीक है। 1800 में हो क्या रहा था, फ्रांस की जो कमांड थी वो किसके पास आ गई, नेपोलियन बोनापार्टी के पास। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन एक लीडर था जिसे फ्रांस की जो पावर लॉस थी वो बेसिकली कॉलोनिस्ट बनाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि मैं वापसी जो है फ्रांस की पावर पूरी दुनिया में लेकर आ जाऊं और मैं हर जगह पे छा जाऊं सारी चीजें। तो उसके जहन में एक चीज थी कि अमेरिका को दोबारा से अटैक करेंगे और जो हमारी लॉस्ट लैंड है, जो लॉस्ट इंटीग्रिटी हमारी सारी कुछ ना, वो हम दोबारा से हासिल कर लेंगे। अच्छा जी। अब क्योंकि ट्रेड जो थी वो सारी की सारी किस पे होती थी, जो सारी की सारी जो ट्रेड है वो होती थी बाय सी, सही है, शिप से होती थी। तो दोनों के लिए रिवर कैनाल और सी वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले तो एक रीजन आया था एक्सेस टू द मिसिसिपी रिवर, ठीक है। अब क्योंकि यूएस जो था वो तो ईस्ट में कॉन्फाइंड था अपने, ठीक है, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन करनी थी, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि लुजियाना को खरीदा जाए। इसके बाद फियर ऑफ यूरोपियन पावर, भाई कभी स्पेन आ रहा है, कभी फ्रांस, कभी ब्रिटेन, तो कब तक ये डरते रहेंगे। भाई कोई भी आएगा वो अपने जो फौज है उसको बॉर्डर पर लेकर आएगा और वो अमेरिकन के लिए खतरा बन जाएगा, सही है। और एक और रीजन था लुजियाना परचेज का कि फ्रांस जो है वो क्या कर रहा था, वो कॉलोनीज बनाने में मसरूफ था। तो अगर आप देखें ना यूएसए का मैप, तो उसके बाद नीचे वाटर है और यहाँ पे वेस्ट इंडीज स्टार्ट होता है, जिसे कैरिबिया भी कहते हैं, कैरिबियन, ये वेस्ट इंडीज है, ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया कि अपनी फौज को इधर डिप्लॉय किया कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए। कुछ जो है वो यूरोप में लड़ाई में मसरूफ है इंग्लैंड के साथ। तो अब नेपोलियन की आधी जो आर्मी थी, येलो फीवर आया था, ठीक है। येलो फीवर आया था उस जमाने में 1801 से 1803 के दरमियान में, आधी आर्मी उसकी वहां खत्म हो गई थी, ठीक है। पहला रीजन येलो फीवर से याद रख लीजिएगा इसको। सेकंड क्या हुआ था कि जो समुंदर का पानी है ना, जो ये वाली जो आपकी कनाडा से लेकर और वेस्ट इंडीज के दरमियान वाला जो वाटर है ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। अब इसमें हुआ ये कि इन लोगों को वहां पे बर्फ ने कॉन्फिस्केट कर लिया, बर्फबारी हुई और इसकी आधे लोग जो वहां फंस गए। तो नेपोलियन थोड़ा सा परेशान भी था कि यार मैं कैसे अटैक करूंगा, मेरे पास मैन पावर नहीं है, फंड्स नहीं है मेरे पास चीजों को चलाने के लिए। तो फिर उसने भी एक ऐसा फैसला किया कि मैं जो है वो ये लुजियाना वाला एरिया जो है ना वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें दे देता हूँ परचेज कर लिया, किसने, थॉमस जेफरसन साहब ने। और ये लिया था $15 मिलियन का। और अगर आप लुजियाना का मैप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया था उसने यूएसए के साइज को, ठीक है। पहले तो सिर्फ ईस्ट तक था वो, लेकिन लुजियाना परचेज के बाद से वो इसका एरिया हो गया था डबल। तो ये तो हो गई इसकी कॉजेस। अब आपसे वो क्या पूछेगा कि लुजियाना के इम्पैक्ट्स क्या आए थे। तो नंबर वन इम्पैक्ट क्या था इसका,
टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब यूएसए क्या था, ईस्ट में नहीं, वो वेस्टवर्ड भी जा सकता था, अपनी इकोनॉमी अच्छी कर सकता था वेस्ट के अंदर। इसी तरह से मिसिसिपी रिवर का कंट्रोल आ गया इनके पास। उसके बाद ना एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आगे आएंगी दो तरह की थी, लुइस एंड क्लार्क थी, और एक और भी थी इसके अंदर आगे। तो वो क्या करते हैं, निकलते हैं और जगह एक्सप्लोर करते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं। इसी तरह से नेटिव अमेरिकन के साथ जो रिलेशन जो पहले से वहां पे रह रहे थे, इसमें इश्यूज आना शुरू हुए थे, लेकिन बाद में जो है वो सेटलमेंट हो गई थी आपस में इनकी। अच्छा, और फर्दर जो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट से, उससे भी लुजियाना ने इनको बचा लिया। कैसे, क्योंकि अब इनके पास एक सिक्योर पोजीशन आ गई थी कि देखो, यूएस जो है, ये वाली जो आपकी 13 कॉलोनीज यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, ये अपने आप को बाय नेवी, क्योंकि उस टाइम तक नेवी इनकी स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है, यहाँ से कोई भी अटैक होगा तो ये उसको कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये भी तो उसका था। ये वाला जो एरिया है, ये भी किसका है, ये भी यूएस का है। सही है, क्योंकि इन्होंने किससे ले लिया, ये फ्रांस से एरिया ले लिया। ठीक हो गया, तो यहां से इन्होंने क्या कर लिया, अवॉइड कर दिया बाकी पोटेंशियल थ्रेट्स वगैरह को। ठीक हो गया, तो ये आपके पास लुजियाना परचेस है, और इससे आप आगे कहानी बना सकते हो पूरी। देखो पेपर में क्या चीज आएगी, थॉमस जेफरसन के एरा से पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे जी लुजियाना परचेस जो है एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका। और इसके ना इम्पैक्ट्स पूछे जाते हैं पेपर में, तो मैंने कुछ इम्पैक्ट्स बता दी, लेकिन बाकी आप नोट्स में देख लीजिएगा, या आप गूगल करें ना तो 6-7 हेडिंग्स मिल जाएंगी आपको, बस उन 6-7 हेडिंग्स को मजीद एक्सपेंड कर दें तो ये सवाल आपका तैयार हो जाएगा, लुजियाना परचेज वाला। अच्छा जी, आगे अगर हम देखते हैं, बेटा इस पूरे सिनेरियो में ना ये जो 1800 वाले जितने भी सवाल आएंगे आपके पास, 1800 वाले, याद रखना ब्रिटेन और फ्रांस ये वॉर में है, ये बस याद रखना। ये कंटिन्यू वॉर के अंदर है, 1800 से लेकर 1815-16 तक ये वॉर के अंदर जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट जो है अमेरिका पे आ रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि 1812 में एक फुल फ्लैज वॉर होती है बिटवीन अमेरिका एंड इंग्लैंड। ये सवाल भी आया हुआ है पेपर में कि दो वॉर्स हुई विद इंग्लैंड, एक ने उन्हें इंडिपेंडेंट किया और दूसरी ने उन्हें फॉर्मेडेबल एक पावर बना दिया। तो ये वॉर थी क्यों, सबसे पहले हम कॉजेज देखते हैं। बेटा मैंने जैसे बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ाई कर रहे थे, तो वो अमेरिका को चाहते थे कि हमारी साइड पे आ जाए। सही है, इसी तरीके से अमेरिका की नेवी स्ट्रांग हो चुकी थी, तो उनके शिप्स को लेना, इसी तरीके से उनके बंदों को अपने नेवी के अंदर जबरदस्ती डालना, अटैक्स करना, सारी चीजें ये हो रहा था, इसे इम्प्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो गई थी। देखो ब्रिटेन बोलता था तुम फ्रांस से ट्रेड नहीं करोगे, फ्रांस कहता था तुम ब्रिटेन से ट्रेड नहीं करोगे, और यूएसए की जो ट्रेड है वो इन दोनों ममालिक के बीच में तो जा रही है। तो यूएसए परेशान था कि यार ये मुझे ट्रेड ही नहीं करने दे रहे। इस पे फिर एक इम्बार्गो एक्ट आया था थॉमस जेफरसन का, उसने कहा कि ठीक है, हम ब्रिटेन और फ्रांस को मजा चखाते हैं दोनों को, और अमेरिकन पावर इनको दिखाते हैं। तो उसने अमेरिकन पावर कैसे दिखाई, उसने एक इम्बार्गो एक्ट लगा दिया, जिसका मतलब था कि यूएस जो है वो ना ब्रिटेन से ट्रेड करेगा, ना फ्रांस से ट्रेड करेगा, और कोई मतलब ट्रेड नहीं करेगा वो यूरोप से, जस्ट टू मेक श्योर, वो पावर दिखाना चाह रहा था यूएस की। लेकिन इस एम्बार्गो एक्ट से क्या हुआ कि जाहिर जब आप ट्रेड नहीं कर रहे तो आपकी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी डाउन होना शुरू हो गई। इकोनॉमी डाउन हुई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पैसा जो है लॉस होना शुरू हो गया, यूएसए ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रबल के अंदर आ गया। तो एक ये भी रीजन था कि भाई इनकी ट्रेड जो है वो डैमेज होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो वहां पे ऑलरेडी नेटिव अमेरिकन थे वो, और जो कॉलोनीज थी ना यहाँ वाली अपर वाली न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, वो सारी ब्रिटेन को सपोर्ट करती थी और वो रिबेल करती थी। सही है, जाहिर जब भी ब्रिटेन के खिलाफ कुछ होता था तो ये आपस में ही दूसरी कॉलोनी से लड़ाई शुरू कर देते थे। और इसके बाद था वॉर हॉक्स। अब जाहिर है जो आपकी कांग्रेस जो पार्लियामेंट है,
उसके अंदर डिफरेंट राय देने वाले डिफरेंट लोग मौजूद थे। सही। तो वहां पे कुछ वॉर हॉक्स थे, वो हर बात में क्या कहते थे, जंग कीजिए जंग की जाए, और वो अपना पर्सपेक्टिव पेश करते थे इसके पीछे। तो ये कुछ चीजें थी जिसने मजबूर किया कि हमें वॉर में जाना है। सही है। तो ये क्या हो गई, उसकी कॉजेज हो गई। अब जाहिर है वॉर चली, वो मैं मैप शेयर कर दूंगा आपके साथ एक नोट्स के अंदर के किधर किधर वॉर हुई क्या हुआ। अच्छा, उसकी डिटेल हमें नहीं चाहिए, किसी भी वॉर की किसी भी सिविल मूवमेंट की हमें डिटेल्स नहीं चाहिए होती। हमें बस ये पता होना चाहिए कि उसकी कॉजेज और इम्पैक्ट क्या थे। अब वॉर होती है और जो यूएस है वो जीत जाता है। अगेन होता क्या है कि इनके अंदर नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म पहले से ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर एक इवेंट ऐसा हुआ था जिसमें इंग्लैंड जो है वो घुस जाता है अमेरिका के अंदर, और इनका जो वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटॉल बिल्डिंग इनकी होती है उसको बर्न कर देते हैं। ठीक है। तो जब वो ये काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर से इनके अंदर एक यूनिटी आती है, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर आई थी। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक एक दोबारा से मिलते हैं और ब्रिटिश के खिलाफ एक हो जाते हैं। सही है। घेंट के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ घेंट भी कहा जाता है, 1814 में होती है। और फिर इसमें ये बात होती है कि जी अब दोनों मुल्क जो हैं बाउंड्रीज का ख्याल रखेंगे, ट्रेड वगैरह की बात होती है। अच्छा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, इसमें क्या होता है कि यूएस जो है बाहर से जब ट्रेड नहीं करता, तो उसका जो मेजर फोकस था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की तरफ आ गया। एंड नाउ यू नो कि यार अगर यूएस ने 1800 से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बनाना शुरू किया, तो आज तब जाके वो सुपर पावर है। सही है। जाहिर है जंग थी तो इन्होंने अपनी नेवी को स्ट्रांग किया, अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, और मुल्क के अंदर जो है ना, जो फेडरलिस्ट पार्टी थी उसका हो चुका था दी एंड। सही है। अब अपोजिशन नहीं, अब सिर्फ कौन है, रिपब्लिकन्स हैं। इसी तरीके से नेटिव अमेरिकन की डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई, उनकी जो रेजिस्टेंस है जो वेस्ट की साइड थी वो कम हो गई। एंड थ्रू आउट दिस इनके रिलेशन जो है वो ब्रिटिश के साथ ठीक होना शुरू हो गए, और अब एक एरा ऑफ गुड फीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गया। सही है। तो पेपर में क्या सवाल आएगा, वो तो खैर हम पास पेपर जब सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही बात करनी है। हमें दोबारा से यही बातें करनी होंगी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लिखना कैसे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपके पास ये लेक्चर मेरा पहुंचता है, तो आप सिर्फ डिटेल में नहीं जाओ किताबों में, आप गूगल कर लें सिर्फ कॉजेस क्या थी, हुआ क्या वॉर में, और जीता कौन, उसके इम्पैक्ट कौन उनसे थे, दैट्स इट। इतना कर लेंगे आप, तो आपका ये सवाल बआसानी निकल जाएगा। ठीक है। तो एक ये दो सवाल हो गए आपके। अच्छा, इसके बाद एक केस था जिसका शायद इससे कोई ताल्लुक नहीं है लिंकेज से, बस इतना है कि मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस हुआ था एक। मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस क्या था कि जब प्रेसिडेंसी जो है ना थॉमस जेफरसन को मिल रही थी। सही है। जब थॉमस जेफरसन को प्रेसिडेंसी मिल रही थी, तो जॉन एडम्स जो थे वो प्रेसिडेंट थे। सही है। और जाते जाते क्या हुआ था कि उन्होंने अपने लास्ट डे उन्होंने ना कुछ अपॉइंटमेंट्स कर दी थी। जाहिर है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा जॉन एडम्स फेडरलिस्ट पार्टी के थे, यह बात हमें पता है। उन्होंने क्या किया कि जब उनका लास्ट डे था, उन्हें पता है हम जा रहे, तो उन्होंने मिडनाइट में बैठ के कुछ अपॉइंटमेंट्स की। मिडनाइट में यानी ऑफिस आवर्स के बाद उन्होंने कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया। उसमें से एक साहब हैं विलियम मार्बरी, उनको उन्होंने क्या बना दिया, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया का चीफ जस्टिस बना दिया, उस जगह का। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जी जेफरसन साहब आते हैं, इनकी पूरी काबीना आती है, सब चीजें हो जाती हैं। अब क्या होता है कि इसमें जब आपके पास लेटर और ये सील कमीशन वगैरह पहुंचता है, तो जी मारबरी जो है उनका मसला क्या आ जाता है यहाँ पर
जॉन एडम्स जो है वो मार्बरी को अपॉइंट कर देते हैं, और थॉमस जेफरसन की काबीना में से जो मेडिसन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। और वो इस चीज को मानने से इनकार कर देते हैं कि भाई ऐसा तो है ही नहीं कि जो भी मिडनाइट अपॉइंटमेंट होगी तो हम उसको थोड़ी इस तरह से अलाउ करेंगे। और वैसे भी ये था कि वो फेडरलिस्ट पार्टी का जज है, तो वो हमारे खिलाफ चीजें करेगा। तो एम्बिग्यूटीज थी। उसके बाद जो मार्बरी होते हैं वो अपना केस लेकर जाते हैं चीफ जस्टिस साहब के पास, जो यूएस के उस टाइम जॉन मार्शल, जो कि एक फेडरलिस्ट होते हैं, उनके आगे ये केस रखा जाता है और कहा जाता है कि देखें जी ये अपॉइंटमेंट हुई है और इसके ऊपर कुछ आप अपना तबसरा करें और सारी चीजें बताएं। तो उस टाइम जो यूएसए है उसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना पावरफुल था कि जुडिशियल रिव्यू की एक टर्म आई वहां पे कि देखें हमारा जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो डिफरेंट है। कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर इनके मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा एक वहां पे डिसीजन दिया गया। ऑल दो डिसीजन जीता तो मेडिसन ने, कि जाहिर है कि अब मार्बरी को बोल दिया कि जी अब सब कुछ इलीगल हो गया, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ से यूएस का जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग हुआ और पता चला कि जी सेपरेशन ऑफ पावर है वहां पे, और तीनों इदारे जो है वो अलग अलग काम करेंगे। ठीक है। मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस के अंदर आपने सिर्फ दो चीजें करनी है, एक इसका बैकग्राउंड, ये जो मैंने सारा सिलसिला आपको बताया कि जॉन एडम्स से रात को उन्होंने मिडनाइट अपॉइंटमेंट कर दी थी, ये तो थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए, और इसके इम्पैक्ट क्या थे। ठीक है, बस इसके इम्पैक्ट कर लेना। ये शॉर्ट नोट में आता है, कभी भी ये बड़ा सवाल नहीं आया है पेपर के अंदर। ठीक हो गया। अब हम इस एरा के जब पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे ना सारे, तब फिर मैं आपको मजीद बताऊंगा कि कैसे कैसे सवाल हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद यहाँ से कंटिन्यूशन करेंगे और फिर सिविल वॉर तक जाएंगे।